टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें एटिपिकल चेस्ट पेन, टिपिकल चेस्ट पेन, फिर आपका एंजाइना का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें एंजाइना की टाइप्स हैं, अनस्टेबल एंजाइना, स्टेबल एंजाइना। आप लोगों का हाइपरटेंशन का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपने लास्ट ईयर का आपने एग्जाम 2022 का जो है वो देखा होगा। उसमें जो सबसे लास्ट क्वेश्चन था, जो मैंने आज आपको पेपर में भी दिया है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन के कॉजेज, ये आपका 2022 का पास पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपने हाइपरटेंशन को भी अच्छे से करना है। चेस्ट पेन ड्यू टू इस्केमिक हार्ट डिजीज। अब चेस्ट पेन की दो टाइप्स होती हैं। नंबर 1 टिपिकल चेस्ट पेन, नंबर 2 एटिपिकल चेस्ट पेन। जो आपकी टिपिकल चेस्ट पेन होती है बच्चे, वो आपकी स्टेबल एंजाइना की वजह से होती है, एक्सर्शनल एंजाइना की वजह से होती है, या एंजाइनल पेन जो होती है उसको आप क्या कहते हैं, टिपिकल चेस्ट पेन। ठीक है, वो नॉन कार्डियक पेन भी आप उसको कह सकते हैं। फिर जो एटिपिकल होती है चेस्ट पेन, वो आपकी ड्यू टू इस्कीमिक हार्ट डिजीज होती है। तो चेस्ट पेन ड्यू टू IHD स्टैंड्स फॉर इस्कीमिक हार्ट डिजीज, वो आपकी एटिपिकल चेस्ट पेन है। नेक्स्ट है द मेन डिफरेंस बिटवीन एंजाइना पेक्टोरस एंड मायोकार्डियल इंफार्क्शन। जो हम लोगों ने बात की कि जो मेन डिफरेंस है मायोकार्डियल इंफार्क्शन और एंजाइना में, वो ड्यूरेशन और इंटेंसिटी का है। जो आपकी MI की पेन है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन की पेन, वो लॉन्गर ड्यूरेशन की होती है और ग्रेटर इंटेंसिटी की होती है। और वो कभी भी सबलिंगुअल जो आप GTN देते हैं, GTN स्टैंड फॉर नाइट्रोग्लाइसिन, जो आप देते हैं, नाइट्रो देते हैं, वो कभी भी उसको कम नहीं करती उस पेन को, जबकि एंजाइना की पेन रिलीव हो जाती है नाइट्रोग्लाइसिन देने से। ठीक है, तो आप लोगों को ये मेन डिफरेंस MI की पेन में और एंजाइना में पता होना चाहिए। ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस इज सिनकपी। जो ट्रांजिएंट लॉस होता है वो आपका सिनकपी कहलाता है। ठीक है, और सिनकपी तब होती है जब किसी भी इंडिविजुअल का एकदम से उसका कह लें कि ब्लड फ्लो बिल्कुल कम हो जाता है, आउटपुट, कार्डियक आउटपुट जो है वो 0 पे एकदम जाती है, तो ब्रेन को जो है वो ऑक्सीजनेशन नहीं पहुंच पाती, तो उसकी वजह से उसकी ऑक्सीजनेशन नहीं हो पाती, तो वो गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं सिनकपी। एक सिनकपी होता है बेहोश हो जाना, और एक होता है वेजोवेगल, जो हम लोग नॉर्मल एक बेहोश कहते हैं कि पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया था या वो गिर गया था बेहोश। वो चीज अलग होती है। वो ट्रांजिएंट वाला जो होता है वो सिनकपी है, और एक वेजोवेगल सिनकपी होता है जो कि कॉमन फेंट को हम कहते हैं। ठीक है जी, तो वो कॉमन फेंट जो है वो वेजोवेगल रिएक्शन की वजह से होता है कि आपका वीनस रिटर्न जो है वो रिड्यूस हो जाता है, तो आपका जो सिंपैथेटिक सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है। जब सिंपैथेटिक एक्टिवेट होता है तो उसके बाद पेशेंट जो है वो वेजोवेगल में जाता है, तो उसका पैरासिम्पैथेटिक भी एक्टिवेट होता है और ब्रेडिकार्डिया होता है, पेशेंट गिर जाता है। तो जो आपका नॉर्मल कहते हैं कि अनकॉन्शियस हो जाना, वो आपका वेजोवेगल सिनकपी होता है। लेकिन जो कार्डियक रिलेटेड सिनकपी होती है, जिनमें कार्डियक सिम्टम्स की वजह से होती है, तो वो ट्रांजिएंट लॉस होता है कॉन्शियसनेस का, क्योंकि आपकी ब्लड सप्लाई जो है वो ब्रेन तक नहीं पहुंच पाती। नॉर्मल CTR, अच्छा जी, CTR स्टैंड्स फॉर कार्डियोथोरेसिक रेशो। जब भी आप लोग एक्सरे देखते हैं या आप किसी भी पेशेंट का CT करते हैं, या आप चेस्ट एक्सरे बेसिकली, या चेस्ट उसका जो CT चेस्ट होता है, इसके अलावा कोई भी एग्जाम कह लें फिजिशियन है, तो वो चेस्ट एक्सरे पे उसकी कार्डियोथोरेसिक रेशियो देखता है। कार्डियोथोरेसिक रेशियो क्या होती है कि आपने पहले इंटरनल डायमीटर ले लेना है रिब्स से दोनों साइड्स पे, वो एक कंप्लीट मिल जाएगा। फिर आपने जो है लेफ्ट साइड से जो एपिक्स होती है वहां से लेके राइट साइड तक हार्ट की आपने मेजर करना है डिस्टेंस। आपका जो डिस्टेंस है वो उस जो आपने चेस्ट की रेशियो लिया उससे आपका लेस देन 50 होना चाहिए कार्डियक जो आपने लिए, तो फिर आप कहेंगे कि ये नॉर्मल हार्ट साइज है। अगर वो greater than 50% हो तो आप कार्डियोमेगाली कहते हैं कि हार्ट साइज बढ़ा हुआ है। ये बात क्लियर है? यस मैम। अच्छा जी, मैंने ये बताया कि आपने पहले अपना जो इंटरनल डायमीटर आप लेते हैं रिब से, दोनों साइड्स की रिब्स के इंटरनल आप डायमीटर लेते हैं एक साइड से दूसरे, जैसे चेस्ट को मेजर करते हैं आप, ये देख लें, तो वो चेस्ट का डायमीटर आ जाएगा। फिर आपने एपेक्स से लेके, हार्ट की एपेक्स से लेके आपने हार्ट के राइट बॉर्डर तक आपने मेजर कर लेना है। तो आपका जो हार्ट का डायमीटर है वो ओवरऑल चेस्ट के डायमीटर से आपका हाफ होना चाहिए, तो आप कहेंगे कि वो नॉर्मल हार्ट साइज है। अगर वो 50% से ज्यादा होगा तो बेटे वो कार्डियोमेगाली कहलाएगी।
कि आपका हार्ट जो है वो बढ़ा हुआ है, साइज में बढ़ा हुआ है। तो ये थी सीटीआर, कार्डियोथोरेसिक रेशो। मैम फिर यहाँ पे तो लेस देन 50% नहीं होना चाहिए नॉर्मल। बेटे नॉर्मल तो इसका मैंने लेस देन 50 लगाया है। ठीक है, ओके मैम। हाइपरटेंशन ड्यू टू रीनल डिजीज इज कंसिडर्ड एज, ये तो सबको पता होना चाहिए, क्वेश्चन भी था आज का, सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अच्छा जी, हाइपरटेंशन की अब हम बात करते हैं। हाइपरटेंशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और आप लोगों को आना चाहिए पेपर के लिहाज से भी, और दूसरा डेली डीलिंग के लिहाज से भी आपके घर में जरूरत पड़ सकती है। काफी चीजें जो हमारा ये वाला चैप्टर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आपकी एनजीओ की फील्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेनली हमारे घर के लिए, कि हमें पता होना चाहिए कि कौन से सिम्टम्स आ रहे हैं, हमें क्या करना है इस सिनेरियो में, या अगर आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, किसी को कुछ हो गया, तो आपने उस दौरान क्या करना है। तो हाइपरटेंशन जो है वो बेटा सिस्टेमिक हाइपरटेंशन, जो सस्टेन्ड हाई ब्लड प्रेशर होता है, तो उसकी टाइप्स जो है वो बेसिकली दो तरह की होती है, प्राइमरी हाइपरटेंशन एंड सेकेंडरी हाइपरटेंशन। जो आपकी प्राइमरी हाइपरटेंशन है वो असेंशियल हाइपरटेंशन भी होती है। प्राइमरी हाइपरटेंशन जो है वो 95% उसमें कोई कॉज नहीं होता, ठीक है, तो वो प्राइमरी या असेंशियल होता है। जो असेंशियल होती है ना, वो उसके फिर प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं, यानी कि कोई ना कोई उसका कॉजिंग एजेंट होता है, लाइक आपके इन्वायरमेंटल, या वो खाना सही से नहीं खाते, या उसमें बहुत ज्यादा सोडियम वाली डाइट लाइक सॉल्ट का यूज करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, हैवी अल्कोहल इनटेक है, तो उसके कुछ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स होते हैं आपके प्राइमरी या असेंशियल हाइपरटेंशन। जबकि आपकी जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन होती है वो किसी डिजीज की वजह से होती है। एक चीज याद रखिएगा कि जो यंग एज में आपके हाइपरटेंशन होती है, लाइक बच्चों में अगर कभी कह लें 18 साल से कम कम की उम्र में कह लें, या 20 साल से कम की उम्र में कह लें, उनमें अगर ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन है, उसके अंडरलाइंग कोई ना कोई कॉज होता है, या अंडरलाइंग कॉज होना चाहिए। ये जरूरी है, ये नहीं होता कि इस एज में आपका ब्लड प्रेशर जो है वो 40-50 में जितना हाई होता है उतना होना शुरू हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। अगर यंग एज में आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, तो इट्स मीन उसका कोई अंडरलाइंग कॉज होगा, और वो सेकेंडरी हाइपरटेंशन होती है। तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो है उसका कॉज, आज का ये लॉन्ग क्वेश्चन भी था, सॉरी एससीक्यू भी था, कि उसमें रीनल डिजीज होती है और एंडोक्राइन डिजीज की वजह से, या किसी ड्रग की वजह से होता है। तो आपको जो क्वेश्चन दिया था वो भी यहाँ पे डिस्कस कर लें, कि आपने पहले तो ये बताना था कि सेकेंडरी हाइपरटेंशन किस वजह से होती है, दूसरा आपने बताना था कि आप उसको बताते किस तरह से है कि ये डिजीज रीनल वाली। तो उसमें आपने करना क्या था, आपके पेज पे, बुक के पेज नंबर 37 पे उन्होंने लिखा हुआ है सेकेंडरी हाइपरटेंशन का, वो उतना सा आपने उसमें ऐड कर देना था उस 5 नंबर के क्वेश्चन। रीनल डिजीज, फिर आपने उसमें क्या होता है रीनल वेस्कुलर, यानी कि अगर आपके किडनीज की ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब होगी तो ऑब्वियसली आपका ब्लड प्रेशर भी जो है वो शूट करेगा, या पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है, या कोई पैरेनकाइमल रीनल डिजीज। फिर एंडोक्राइन डिजीज की अगर बात करें तो उसमें फियोक्रोमोसाइटोमा आ जाता है, कुशिंग सिंड्रोम, या कोई भी ये आपकी वो उनसे रिलेटेड डिजीज है, आपके हार्मोन रिलेटेड डिजीज है जो आपके हार्मोन्स को कंट्रोल करती है, ठीक है, हाइपरथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, ये सब कुछ इसमें आ जाता है। ड्रग्स जो हैं, ड्रग्स की वजह से भी होती है सेकेंडरी हाइपरटेंशन, वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, एस्ट्रोजन्स हैं, वो भी हार्मोन से रिलेटेड है, वही ड्रग्स जो आपके हार्मोन्स को इफेक्ट कर रही हैं। सो ये हाइपरटेंशन का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर इस साल उसने सेकेंडरी वाला दिया, में भी जो आप लोग होंगे ईयर में वो प्राइमरी से पूछ ले, या एसेंशियल हाइपरटेंशन करके क्वेश्चन दे दे और उसके प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स पूछ ले, ठीक है। तो फिर आपको ये भी टेबल भी आना चाहिए कि आपकी प्री हाइपरटेंसिव स्टेज क्या होती है, नॉर्मल क्या होती है, ऑप्टिमल क्या होती है, और हाइपरटेंशन वाली स्टेज कौन सी होती है, ठीक है। और दूसरी बात, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, लाइक 40s 50s तक जाती है, तो आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर का लेवल भी उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बढ़ा देते हैं क्राइटेरिया। नॉर्मल हमारी एज में अगर 120/80 है, तो अगर पेशेंट 40s में या 50s में है, तो उसका 130/90 हम नॉर्मल कंसीडर करते हैं कि इस एज में इतना होता है, ठीक है। अच्छा, अगर टेबल मैं आप लोगों को भेज दूंगी, इनाम दानिश की बुक जो है उसमें बना हुआ है टेबल। ओके जी, एंजाइना दैट अकर्स एट रेस्ट इज, अब यहाँ पे आ जाती है एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एंजाइना की टाइप्स, जल्दी से इनको भी रिवाइज कर लेते हैं। एंजाइना जो है उसकी स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना, और इसके बाद आपके पास आ जाता है जी वेरिएंट एंजाइना। वेरिएंट एंजाइना ही इसका आंसर है, जिसको यहाँ प्रिंस मेटल एंजाइना भी कहते हैं, जो कि रेस्ट पे होता है। सबसे पहला क्लासिकल और एक्सर्शनल एंजाइना। क्लासिकल और एक्सर्शनल एंजाइना वो होता है जिसमें
आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो आपकी मायोकार्डियम को ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं मिलती है और उसकी वजह से ऑक्सीजनेशन लेवल इतना लो हो जाता है कि आपका जो हार्ट है उसकी अपनी ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब होती है कोरोनरीज की, तो उसकी वजह से पेन होती है। उसको कहते हैं एक्सर्शनल या क्लासिकल एंजाइना। मैम ये जो एंजाइना की टाइप्स हैं ये कहाँ पे हैं? ये हमारी बुक में तो नहीं है नाम दानिश की। पेज है नंबर बुक में है। पेज नंबर 49 एंजाइना पेक्टोरिस का टॉपिक जहाँ पे स्टार्ट होता है उसके आगे उन्होंने टाइप्स ऑफ एंजाइना लिखा हुआ जी मैम है हमारी बुक में। है। जिनको नहीं मिलेगा वो बता दें, मैं पिक्चर भेज दूँ। ओके मैम बता देंगे। ठीक है जी। स्टेबल एंजाइना हो गया। और अनस्टेबल एंजाइना क्या होता है? स्टेबल एंजाइना जो है ना वो कोरोनरी परफ्यूजन जब इम्पेयर्ड होती है वो स्टेबल एंजाइना होता है। मतलब अगर आपकी कोरोनरी आर्टरी डिजीज की वजह से कोई पेन हो रही है तो वो आपका स्टेबल एंजाइना है। ठीक है, यानी कि अगर आपके कोरोनरीज में जो हार्ट की अपनी आर्टरीज हैं जिससे हार्ट को ब्लड सप्लाई मिल रही है अगर उनमें प्रॉब्लम आ रहा है तो वो आपका स्टेबल एंजाइना है। अनस्टेबल एंजाइना आपका रीसेंट ऑनसेट का है कि अगर पेशेंट आपके पास हिस्ट्री से आता है कि मुझे 1 माह पहले ये दर्द शुरू हुई है और ये इंटेंसिटी में बढ़ती जा रही है तो वो आपका अनस्टेबल एंजाइना। स्टेबल और अनस्टेबल में डिफरेंस ये है, जो स्टेबल वाला है वो आपका कोरोनरी आर्टरी डिजीज की वजह से होता है और जो अनस्टेबल है वो आपका रिसेंट ऑनसेट का होता है कि रिसेंटली 1 मंथ पहले या 1 वीक पहले, और उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, ड्यूरेशन ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ एपिसोड ज्यादा होती है। ठीक है, और वो कभी भी रेस्ट से या थेरेपी से, नाइट्रोग्लाइसिन की थेरेपी से या किसी भी ड्रग की थेरेपी से वो कह लो उसमें उस दर्द में आराम नहीं आता तो वो आपका अनस्टेबल एंजाइना। फिर एंजाइना एट रेस्ट, यानी कि अगर पेशेंट लेटा हुआ है और उसको दर्द होती है, बैठा हुआ है उसको दर्द होती है, तो वो आपका वेरिएंट एंजाइना या आपका प्रिंस मेटल एंजाइना कहलाता है। ठीक है, फिर आ जाता है आपका नॉक्टर्नल या नॉक्टर्नल, जो भी आप लोग वर्ड इसको यूज करते हैं। तो नॉक्टर्नल एंजाइना जो है ये पेशेंट को जगाता है, ये सोते हुए, ये वर्ड जो है ना नॉक्टर्नल, ये स्लीप से कह लें रिलेट करता है। स्लीप को कहते हैं, कोई भी काम सोने के दौरान अगर हो तो उसको हम ये कहते हैं। ठीक है, तो ये अगर सोते हुए पेशेंट को दर्द होता है और वो जाग जाता है तो उस ये एंजाइना की ये टाइप होती है नॉक्टर्नल एंजाइना। फिर डिक्यूबिटस एंजाइना है। डिक्यूबिटस एंजाइना जो है वो लेटने की वजह से, ठीक है, जब पेशेंट अपना वो चेंज करता है पोजीशन तो उसकी वजह से जो एंजाइना होता है उसको हम कह देते हैं डिक्यूबिटस एंजाइना। डिक्यूबिटस का वर्ड आप आगे रेडियोलॉजी में यानी कि अपने इस फील्ड में यूज करेंगे, लेटरल डिक्यूबिटस, और ये तो वो लेटना, साइड में लेटना, उसको लेटरल डिक्यूबिटस कहते मैम ये जो इसमें था कि एंजाइना दैट अकर एट रेस्ट, तो हमारी हैं। बुक में अनस्टेबल में भी एक टेबल में साइड पे लिखा हुआ था कि पेन एट रेस्ट। हम्म। तो मैम अनस्टेबल में भी पेन होती है रेस्ट। उन्होंने ये बताया है अनस्टेबल में जो है पेन एट रेस्ट हो, अनस्टेबल में पेन होगी उसको मे बी रेस्ट पे उसको, और लेकिन सडन हो, सडन है लेकिन रिसेंट किया उसको रेस्ट पे ही होती होगी लेकिन 1 माह पहले की उसकी हिस्ट्री है कि उसे 1 माह में, यानी कि ओके रिसेंट उसका है। ओके ये मैम। बात है। और विच मैम फिर आइसोटोप, इन दोनों में हम लोग ये डिफरेंस पहले कैसे हम लोग ठीक ये है मैम। पहले टेस्ट डिस्कस कर लें क्योंकि टाइम इसका 8 मिनट रह गया, फिर हम बाद में बाकी आपकी डिस्कशन करते रहेंगे। ठीक है, तो पहले इसके ओके मैम। आंसर देख लेते हैं बाकी साथ डिस्कस करते हैं। विच आइसोटोप इज यूज फॉर कार्डिक स्कैनिंग? अच्छा, कार्डिक स्कैनिंग आपने न्यूक्लियर मेडिकल मेडिसिन के स्कैन जो हम लोगों ने पढ़े थे वो थाइलियम स्कैन और टेक्नीशियम स्कैन जो है ये होते हैं मोस्टली, यही वाले जो आपके रेडियो आइसोटोप्स हैं। थाइलियम स्कैन मोस्टली यूज होता है मोस्ट वाइडली, और टेक्नीशियम मोस्टली यूज होता है ओवरऑल तमाम न्यूक्लियर मेडिसिन के जो स्कैन होते हैं। ठीक है, तो ये कार्डिक स्कैनिंग में आपके टेक्नीशियम और थाइलियम स्कैन दोनों यूज होते हैं, आपकी बुक में भी यही दो। ओके जी, आगे सिनेरियो आ गया है। अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद द, अब ये आप सिनेरियो देखेंगे तो आप लोगों को समझ आएगी कि मैंने कितना कुछ इसमें ऐड कर दिया, उसके साइंस एंड सिम्टम्स भी, उसकी डायग्नोस वो जो है टेस्ट भी, डायग्नोस्टिक टेस्ट भी, लेकिन मैंने इसमें एक पिन पॉइंट दिया हुआ था जिससे आपको फौरन से क्लिक करना चाहिए कि ये डिजीज कौन सी थी। पैन सिस्टोलिक मर्मर। यस, पेन पेज सिस्टोलिक मर्मर। 50। और कार्डियक डिजीज में मरमर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको मरमर की बेस पे ही मे बी आपको क्वेश्चन दे, और आपका ये माइट्रल रिगर्जिटेशन और माइट्रल स्टेनोसिस का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता होता है एससीक्यू में या आपके इनमें शॉर्ट जो है एमसीक्यूज में दे दे। ठीक है, तो आपका ये माइट्रल रिगर्जिटेशन था। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ valvular heart diseases is,
वेल्वुलर हार्ट डिजीज कोई भी हो, उसमें रूमेटिक हार्ट डिजीज या रूमेटिक फीवर की पेशेंट को कंप्लेन होती है। रूमेटिक फीवर वो बुखार होता है जो कम से कम भी आपको 2 से 3 माह तक रहता है और उसकी वजह से आपके जॉइंट्स में स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है, मूवमेंट नहीं हो पाती है। और जिनको कुछ लोगों को ना ये 15 साल की उम्र तक ये बुखार होता है, जब बंदे की उम्र 15 साल तक होती है ये, तब तक ये फीवर तब होता है। लेकिन इसके जो सिम्टम्स हैं ये लेट एज में आकर आते हैं और उसकी वजह से ये जो माइटल वाल्व डिजीज, सॉरी, रोमेटिक हार्ट डिजीज है, ये आपके वाल्व्स के ऊपर जो है वो हमला करती है। या तो उसमें आपके एंडोकार्डाइटिस हो जाता है बाद में, या आपके ये एमएसटीएस, कुछ भी इनमें से हो सकता है। ठीक है, अगला है ऑस्टन फ्लिंट मर्मर कैन ऑल्सो बी हर्ड इन। अब ये भी मर्मर की एक टाइप है, ऑस्टन फ्लिंट मर्मर। तो ये आपको किस डिजीज में मिलेगा? एआर में मिलेगा, एएस में, एमएस में, एमएल? तो बच्चों ये आपको एआर में मिलेगा, एओर्टिक रीगर्ज में। वजह क्या होती है कि आपका जो एओर्टिक वाल्व है वो प्रॉपरली क्लोज नहीं होता, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो दोबारा से कहाँ पे वापस आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल, नहीं नहीं, यस, शाबाश। ओके जी। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पल्मोनरी स्टेनोसिस। अच्छा बच्चों, जो पल्मोनरी स्टेनोसिस होती है ना, ये मेनली ये कंजेनिटल होती है। ठीक है, यानी कि बाय बर्थ ही जो आपकी क्या कहते हैं इसको, इसकी जो आपकी वेसल होती है, ये वाली पल्मोनरी वेसल, ये नैरो हो जाती है। तो पल्मोनरी स्टेनोसिस का मोस्ट कॉमन कॉज जो है, रूमेटिक फीवर भी है, एनोरिज्म, सब कुछ हो सकता है, लेकिन सबसे कॉमन कंजेनिटल है। कंजेनिटली वो इतनी स्मॉल स्मॉल साइज की होती है। मोस्ट कॉमन कंजेनिटल, वो स्पेलिंग मिस्टेक है इसमें, मोस्ट कॉमन कंजेनिटल हार्ट डिजीज प्रेजेंटिंग इन एडल्ट्स। अच्छा जी, सबसे कॉमन जो एडल्ट में प्रेजेंट करती है वो एएसडी है। ए से एएसडी, ए से एडल्ट, ये याद रखना है आपने कि वो, उनको पता ही नहीं चलता, छोटे होते हुए उन्हें पता ही नहीं चलता कि हमारे हार्ट में ये प्रॉब्लम है, ये ऐसा है, क्योंकि वो इतना स्मॉल सा डिफेक्ट होता है एएसडी का कि कई बार पीएफओ भी होता है, पेटेंट फोरामेन ओवेल, जो जिसको हमने ओस्टियम स्कैंडम हम लोगों ने पढ़ा था इसमें। तो वो इतना स्मॉल होता है कि वो खुद भी क्लोज हो जाता है, लेकिन कुछ केसेस में अगर नहीं होता वो एसडी बन जाता है। तो वो बाद में फिर इसीलिए कभी उनकी कार्डियक डिजीज कोई हो, कोई उनको एमआई वगैरह का एपिसोड हो, तो तब उन्हें जाके पता चलता है जी हमारा तो एसडी भी था। तो एडल्ट्स में जो डायग्नोज होती है वो डिजीज कौन सी होती है? एएसडी। पिक द ए साइनोटिक डिजीज विद एब्सेंट शंट। अच्छा जी, ये भी आप लोगों का एक टेबल बना हुआ है जिसमें उन्होंने साइनोटिक, जहां पे आप लोग कंजेनिटल हार्ट डिजीज पढ़ेंगे उससे पहले एक टॉपिक, एक टेबल बना हुआ है साइनोटिक एंड ए साइनोटिक हार्ट डिजीज का। तो वहां पे उन्होंने बताया है कि आपकी कौन सी कंजेनिटल हार्ट डिजीज साइनोटिक होती है, यानी कि जिसमें ब्लड की मिक्सिंग होती है और आपकी जो क्लबिंग होती है या जो ब्लूइश होती है, नील या कोई भी। तो ए साइनोटिक हार्ट डिजीज विद नो शंट। ए साइनोटिक में फिर आगे दो टाइप्स आ जाती हैं कि जिनमें ब्लड की मिक्सिंग तो नहीं होगी लेकिन शंटिंग होगी। शंटिंग के अगर आपका राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है, बिकॉज डिफेक्ट है वो, तो वहां से राइट से लेफ्ट में मूव कर सकता है ब्लड, या मोस्टली लेफ्ट टू राइट होता है, राइट लेफ्ट, राइट से लेफ्ट में जाना आइजनविंगर सिंड्रोम बन जाती है। तो ए साइनोटिक विद एब्सेंट शंट आपकी जो है वो डिजीज आपकी बच्चों बनती है पल्मोनरी स्टेनोसिस। एएसडी, बीएसडी और टोफ के केस में साइनोसिस डेवलप होती है। ठीक है। राइट साइडेड हार्ट इज नोन एज डेक्स्ट्रोकार्डिया। लिवोकार्डिया जो है वो नॉर्मल हार्ट होता है। और जो साइटस का मैंने जिक्र किया, ये आपके थर्ड ईयर में ये वर्ड यूज होगा एको में। साइटस, जब आप पेशेंट का किसी का राइट साइडेड हार्ट होता है ना, तो उसके ऑर्गन्स भी कई बार चेंज हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं साइटस इनवर्सस। यानी कि उनका अगर स्टमक हमारा लेफ्ट साइड पे है तो उसका स्टमक भी राइट साइड पे चला जाएगा, अगर हमारी अपेंडिक्स राइट पे होती है तो उसकी लेफ्ट पे होगी। तो ये चीजें होती हैं, वो साइटस इनवर्सस। नॉर्मल साइटस सोलिटस होता है। मोस्ट कॉमन एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट इज ओस्टियम प्राइमम, ओस्टियम स्कैंडम और साइनस विनोसिस। तो आपका जो सबसे कॉमन 75% होता है वो आपका ओस्टियम स्कैंडम एएसडी होता है। जो पीएफओ पहले होता है, तो अगर तो वो ज्यादा साइज में बड़ा हो तो उसको पीएफओ खुद ही, पीएफओ विद इन 6 मंथ जो है वो क्लोज हो जाता है बर्थ के बाद, लेकिन 1 ईयर भी ले लेता है। अगर नहीं क्लोज हुआ तो इट्स मीन वो एएसडी है। मर्मर प्रेजेंट इन पीडीए इज कॉन्टिन्यूअस मशीनरी मर्मर। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है पीडीए का मर्मर। इन्वेस्टिगेशन टू कंफर्म द पीडीए, तो वो कार्डियक कैथेटराइजेशन होती है। आप उससे राइट हार्ट जो है उसके आप प्रेशर्स मेजर करते हैं, तो आपको पता चलता है कि ये आपका
डक्टस आर्टरियोसिस ओपन है या नहीं है, मिक्सिंग है ब्लड की या नहीं है, या लेफ्ट टू राइट शंटिंग है या नहीं है, उसकी सिवियरिटी आपने देखनी है। नैरोविंग ऑफ एओर्टा, ये तो सीधा सीधा नैरोविंग है, तो ऑब्वियसली ये कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा है। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कंजेनिटल साइनोटिक हार्ट डिजीज, अब कंजेनिटल भी है और साइनोटिक भी है, यानी कि ब्लड की मिक्सिंग भी है, तो वो बच्चों टॉफ की बात हो रही है। टॉफ की सबसे पहली लाइन यही थी। तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कंजेनिटल साइनोटिक हार्ट डिजीज इज टॉफ, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलिन। क्लियर है यहाँ तक?